जय हिंद साथियों। तो आप स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो कैसे हैं भाई साहब? सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपका? तो हमारा जो क्लास है 2 दिनों की बाद हो रही है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ काम था इस वजह से, ठीक है। लेकिन आज का जो क्लास है वो एकदम शानदार धमाकेदार लाजवाब होगा। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पी वाई क्यूज करने वाले हैं और ये देखेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, खास करके एसएससी का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम वही देखेंगे। और साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा है उससे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम आज की कक्षा में सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ में यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपको तो पता ही क्या करना है, कमेंट में अपना आंसर देना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? लीजिए। और क्या लगता है, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं? क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? देखिए तो, बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है, ठीक है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से 1 मिनट। हाँ ठीक है, इसको यहाँ साइड कर लेते हैं। तब तक आंसर बताइए। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका आंसर को लेकर, है ना, कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो समझिएगा, पूछा है कि बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में छाप दिया होगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब समझिए, जब ये क्वेश्चन आ गया है, अच्छा पहले ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। एसएससी फेज 11 यानी अभी जो एग्जाम हुआ था, ये 26/6/2024, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अभी लेटेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए हम चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि महाजन पद की जो चर्चा है वो हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो देखिए दो धर्म है, एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का पुस्तक अलग है, बौद्ध धर्म का पुस्तक अलग है। तो इन महाजन पद के बारे में जानकारी एक हमें मिलती है भगवती सूत्र से, एक भगवती सूत्र से, दूसरा का होता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो महाजन पद के बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के, ये अंगुत्तर जो निकाय है ये बौद्ध धर्म के है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि आपको मालूम चल जाए कि 16 महाजन पद थे। अगर मैं बात करूं कि इन 16 महाजन पद में से सबसे ज्यादा महाजन पद किस राज्य में थे, तो हम बोलेंगे सर यूपी में 8 वो थे, यानी यूपी में 8 महाजन पद थे, ठीक है। उसके बाद भारत से बाहर मैं अगर बात करूं कि भारत से बाहर के, यानी इंडिया से बाहर कितने महाजन पद थे, तो हम बोलेंगे 2 थे। बिहार में कितने थे, तो बिहार में 3 थे, बिहार में 3, यूपी में 8 और इंडिया से बाहर कितने, 2। इन 16 महाजन पद में से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, तो ये था मगध। ये क्या था, मगध था। और मगध कहाँ पड़ता है जी, बिहार में उस समय पड़ता था, ठीक है। तो हमारा पहला का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और आपने देखा हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से कैसे इतने सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मुहम्मद 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? भाई साहब आप देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है,
सीजीएल में 12/9/2024 को, यानी अब से लगभग एक महीना पहले जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन उसमें आया है। और क्या लगता है, क्या आप नहीं पढ़े हैं ये वाला? याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था क्लास में दिल्ली सल्तनत, कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में, तो ये हुआ था 1192 में हुआ था। 1192 में किनके बीच में? तो एक हो जाएगा मोहम्मद गौरी प्लस में पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान, ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मैं बात करूं कि इनकी हार कैसे हो गई, तो देखिए, एक व्यक्ति था, उसका नाम था जयचंद्र। जयचंद्र जयचंद्र ने क्या किया, ये पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर ये जाकर मिल गया मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र जब ये मिल गए, तब ये दोनों मिलकर किनको हरा दिए? पृथ्वीराज चौहान को। इसलिए इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। अब ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो ये हुआ था 1191 में हुआ था। दूसरी बात, यह किनके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें जो जीत हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान को हुआ था। जबकि द्वितीय में हम बात करें, जयचंद्र जाकर मिल गया मोहम्मद गौरी से, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और उनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये जो सेन भट्टी का युद्ध है ना, ये तो गलती से टाइप होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें, सेन कोटी को बोलते हैं ताली कोटा का युद्ध, जो कि हुआ था 1565 में हुआ था, ठीक है। अब 1 बज के चंदवार का युद्ध, तो हमारा जो ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, ठीक है। यानी चंदवार के युद्ध में जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस ऑप्शन में जितने भी युद्ध थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। और आप देखिए, ये क्वेश्चन है ना, पूछा गया अभी रिसेंट के एग्जाम में, तो आप इससे समझ सकते हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, मेन क्या होता है? मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, इतिहास जानते हैं, तो आप आराम से उसका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो बात नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, और देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है? लीजिए, क्या लगता है, ये आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? हमको तो लगता है कि भारत में शायद ही ऐसा 100% में 0.00001% होगा, उससे ही क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ऑप्शन देखो ना, आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन से बनाने की कोशिश करो, आपका उत्तर लपक से आपके हाथ में आएगा। उत्तर खुद बोलेगा कि भाई मैं उत्तर ये हूं, मुझे हाथ में ले लो। देखिए, क्या है, क्या श्रम शक्ति का अभाव है? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या पर्यावरण की स्थिति है? बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। क्या उच्च शिक्षा प्रणाली है? अगर भाई साहब उच्च शिक्षा प्रणाली होगी, तो क्या हमारे भारत में बेरोजगारी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमारा ठीक आंसर क्या बनता है? ऑप्शन डी, जो कि क्या है, अत्यधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो 3 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, अत्यधिक जनसंख्या, ठीक है। और आप देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया, ठीक है, ये रहा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखते हैं कि क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। आइए पढ़िए। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं, जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वह वेदों के अध्ययन से जुड़ी है। इनकी संख्या है, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आपको ये बताना है कि वेदांत की संख्या कितनी है। क्या लगता है, आपको ये नहीं पढ़ाया गया है? आपको बिल्कुल ये पढ़ाया गया है, और आपको इसका उत्तर भी मालूम होगा। तो बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पूछा है कि वेदांत की संख्या कितनी है, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, यानी वेदांत कितने हैं? 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइएगा तो वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? 4। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि उसके बाद उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद, तो उपनिषद कितने हैं भाई? उपनिषद है, एक हो गया उपनिषद, और एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या पूछ ले, है ना, पुराण पूछ लेते हैं, महापुराण। बोलिए, इसकी संख्या कितनी है? ठीक है, बताइए। वेद की संख्या तो हो गई 4, ठीक है। उसके बाद वेदांग की संख्या कितनी हो गई? 6। अब मैंने आपसे ये पूछा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है और पुराण की संख्या कितनी है, बताइए फटाफट। हम एक काम कीजिए ना, इसका इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है। ठीक है, तो फिलहाल जो 4 का क्वेश्चन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, 12/9/2024, यानी लगभग 1 महीना पहले पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 5। देखिएगा क्या कहना चाहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्यों को लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? बताइए। देखिए, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, इसका कहने का बस एक ही मतलब है कि भारतीय संविधान में कौन ऐसा आर्टिकल है जो लोगों के कल्याण के लिए बात करता है, बस बात इतनी सी है। लेकिन आप पूछने का तरीका देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जिस बच्चे को उत्तर आता है वो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाए, बस तो केवल यहाँ मजबूर किया गया है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब देखिए, अगर हम बात करें 39 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर ये समान काम कर रहे हैं ना, तो इनको समान वेतन दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, 38, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 38 बिल्कुल ठीक जवाब होगा। यानी 38 में कहा गया है कि सरकार जो है वह लोक कल्याण के लिए काम करेगी। अगर हम बात करें 37 में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी है ना, जो डीपीएसपी है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब यदि आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी आप न्यायालय द्वारा अपने फैसले को चेंज नहीं करा सकते हैं। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। यह बात किसमें कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया है। अगर हम बात करें 36 में, तो 36 में क्या दिया गया? परिभाषा दिया गया है, यानी 36 में परिभाषा, परिभाषा किसकी दिया गया है? डीपीएसपी का। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो इनका है 36 से लेकर 51 तक। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। तो आपने देखा क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 12/9/2024। ठीक है, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना आज के सेशन में, ये मानकर चलिए कि सारे अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं से लेकर है। तो आपको इससे एक आइडिया लग सकता है कि भाई किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि 6 हमसे क्या कहना चाहता है। 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस भाषा में है? यानी कुल मिलाकर कहने का बात यह है कि जो भाई राजतरंगिणी है, इन्होंने पुस्तक लिखा है। कौन पुस्तक? तो कलहन। ठीक है, कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? राजतरंगिणी। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है किस भाषा में है, बस हमें ये बताना है। क्या तेलुगु भाषा में है, तमिल में है, मलयालम में है, संस्कृत में है, कि किस में है? बताइए किस में है? तो हम बोलेंगे कि सर ना ही ये तमिल में है, ना ही ये मलयालम में है, और ना ही ये तेलुगु में है। तब किस में है? तब ऑप्शन बी
यानी किसमें, संस्कृत में है। तो क्वेश्चन 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन 7 देखिएगा, सत्रिया नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है, आपको ये बताना। ठीक है, तो केरल में है, असम में है, मणिपुर में है कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फटाफट छापिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं इधर ऑप्शन को देखता हूँ। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य है, तो हम बोलेंगे मुखौटा। मुखौटा कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद युद्ध नृत्य कहाँ का है, ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें इधर, अच्छा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है कि सत्रिया नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, यानी क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो असम होगा। अच्छा, असम को लेकर मैं और पूछूं कि असम में और कौन कौन सा नृत्य है, तो एक हो जाएगा आपका बिछू, एक हो जाएगा कली गोपाल, कली गोपाल, खेल गोपाल, उसके बाद है ना और कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। ये सारे जो है कहाँ के हैं, असम के हैं। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। ये तो आपको पता ही होगा कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। अगर हम बात करें कि सर पहले तो मुझे आप यही बताइए कि प्रथम गुरु कौन थे, उसके बाद हम बताएंगे अंतिम गुरु कौन थे। तो कहा ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। अगर हम बात करें कि सिख धर्म की स्थापना कौन किए थे, तो वो कौन थे, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इन्होंने है ना सिख धर्म की स्थापना किए थे और इन्होंने ही लंगर व्यवस्था को चालू किया था। लंगर व्यवस्था ये क्या है, तो यह है ना मतलब फ्री में भोजन कराने की व्यवस्था कौन चालू किए थे, गुरु नानक देव चालू किए थे। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो ये क्या थे, ये 8 का 8 क्वेश्चन है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई गुरु का पद नहीं रहा। क्या कोई मुझे बताएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, चलो आपको ये बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। हमने तो ये बता दिया कि पटना साहिब में हुआ था, लेकिन आपको ये बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, तब तक मैं और बताता हूँ आपको। अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर के, तो ये 9वें गुरु थे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब है ना, औरंगजेब, इसको थोड़ा मिटाते हैं तब लिखते हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में, नहीं समझिएगा। तो जो गुरु तेग बहादुर है, मुगल शासक का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया, गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया। औरंगजेब की मृत्यु क्यों हो गई, क्योंकि और नहीं, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु क्यों हो गई, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया। ठीक उसी प्रकार से जो अर्जुन देव है, ये थे 5वें गुरु। इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था, जो कि अमृतसर में पड़ता है। तो ये 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इनको फांसी कौन दे दिया भाई, तो इनको फांसी दिया जहांगीर। जहांगीर, इनको फांसी दे दिया कौन, जहांगीर दे दिया। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि अंतिम गुरु कौन थे, तो हम बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे
गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किए थे और साथ ही लंगर व्यवस्था चालू किए थे। ठीक है, तो 8 प्रश्न आपको क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या हमसे कहना चाहता है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? लीजिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए भाई साहब, सीजीएल 10/9/2024, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो अगर हम बात करें कि जो सुभाष चंद्र बोस है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको तो पता होगा, नेताजी। इनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास के हम बारे में बात करें तो इनको देश बंधु के नाम से जानते हैं। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। अगर हम बात करें भगत सिंह को लेकर, है ना, कि भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको बोलेंगे शहीद ए आजम के नाम से। शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हम बोलेंगे भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी सी जो होगा बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आइए चलते हैं आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न और देखते हैं कि हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 10/9/2024, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से किस राज्य में कालानौर जो है वो पड़ता है, जहां पर क्या हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि सही इसका आंसर क्या होगा ना, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो बिल्कुल ठीक जवाब होगा। नहीं, कालानौर, यानी कालानौर में हुआ था। तो आपने देखा हमने किस तरीके से सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में जो भी सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम है ना, एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी प्रश्न आए थे हमने किया। हालांकि मेरे पास तो प्रश्न बहुत सारा है, मैं आपको समय समय पर जितने भी पूछे गए हैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो ये रहे थे आज के क्लास के 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। आपको लास्ट में ये बताना है कि आपका 10 में से कितना सही था, आपका स्कोर क्या था। दूसरी बात ये कि आपको यदि इस क्लास का पीडीएफ पाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम यानी स्टडी विद गणेश सर से जुड़ना होगा। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मैं वहां पर पीडीएफ सेंड कर देता हूं ताकि बच्चे जो है वो बाद में चीजों को रिवाइज कर सके। और आपको यही बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पाने के लिए, अपने जीके जीएस को ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रोज रात 8 बजे हमसे जुड़ना होगा। इसी चैनल पर 8 बजे जुड़ जाइए और अपने जीके जीएस को बेहतर कीजिए हमारे साथ मिलकर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं इसके किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।